नमस्कार। सुन लो यूपीएससी में। तो सोचिए 19वीं सदी का भारत, चारों तरफ असंतोष, गुस्सा, लेकिन बिखरा हुआ। और फिर कैसे इसी माहौल से एक संगठित आवाज निकलती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नमस्कार। और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम देख रहे हैं इग्नो एमए हिस्ट्री की किताब MHI 08 का यूनिट 5, जिसका नाम है फाउंडेशंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, यानी भारतीय राष्ट्रवाद की नींव। हाँ, और ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही जरूरी है ये समझना कि आखिर वो कौन सी चिंगारियां थीं जिन्होंने राष्ट्रवाद की आग जलाई। कॉलोनियल रूल के खिलाफ जो चेतना जागी, वो कैसे जागी। बिल्कुल, ये सिर्फ तारीखें या घटनाओं की लिस्ट नहीं है। ये समझना है कि वो कौन सी ताकतें थीं, वो कौन से विचार थे, कौन से लोग थे जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। तो आज की चर्चा में हम इसी यूनिट 5 के स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। मतलब हम देखेंगे कि कैसे लोकप्रिय विद्रोहों ने जमीन तैयार की, फिर कैसे एक बौद्धिक जागृति आई, कैसे छोटे छोटे प्रांतीय राजनीतिक संघ बने, ब्रिटिश सरकार के अपने कुछ कदम कैसे उल्टे पड़े, और फिर आखिर में इन सब के बीच इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई। और हाँ, इस सब पर अलग अलग इतिहासकार क्या सोचते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशंस, व्याख्याएं क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट के इंट्रोडक्शन सेक्शन 5.1 से। यहाँ बताया गया है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में एक पॉलिटिकल अवेकनिंग यानी राजनीतिक जागृति की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसका एक बड़ा पड़ाव था 1885 यानी 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। हाँ, और ये जागृति अचानक नहीं हुई। इंट्रोडक्शन में 1857 के विद्रोह के महत्व पर जोर दिया गया है। इसे सिर्फ एक सिपाही विद्रोह या सिपॉय म्यूटिनी मान लेना ठीक नहीं। ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बहुत बड़े असंतोष का प्रतीक था और साम्राज्यवाद विरोधी यानी एंटी इंपीरियलिस्ट संघर्ष की एक तरह से शुरुआत थी। अच्छा, मतलब 1857 सिर्फ एक घटना नहीं, एक शुरुआत थी। बिल्कुल। और इसके बाद खासकर प्रेसिडेंसीज बंगाल, बॉम्बे, मद्रास में पश्चिमी शिक्षा पाए हुए नए बुद्धिजीवी, अ न्यू इंटेलिजेंसिया, सामने आए। ये लोग कॉलोनियल रूल के एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर, मतलब उसके शोषक चरित्र को समझने लगे थे और उसकी आलोचना कर रहे थे। और यहीं से प्रोविंशियल पॉलिटिकल एसोसिएशंस यानी प्रांतीय राजनीतिक संघों की भूमिका भी शुरू होती है ना? हाँ बिल्कुल। पहले के जो विद्रोह थे, जैसे किसानों के या आदिवासियों के, उनमें शायद एक अखिल भारतीय एकता या सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन की कमी थी। लेकिन 19वीं सदी के उत्तरार्ध में पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, राजनीतिक लामबंदी ज्यादा संगठित होने लगी। तो इस यूनिट में हम यही सब देखेंगे। विद्रोहों का असर, बौद्धिक जागृति, ये प्रांतीय संघ, फिर ब्रिटिश प्रशासनिक उपाय और कांग्रेस की स्थापना और इतिहासकारों के नजरिए। बिल्कुल। तो चलिए सेक्शन 5.2 पर आते हैं। लेगेसी ऑफ पॉपुलर रिवोल्ट्स यानी लोकप्रिय विद्रोहों की विरासत। देखिए, ब्रिटिश शासन का पहला और आखिरी मकसद था ब्रिटेन के हितों की सेवा करना, उनका विस्तार और संरक्षण। और इसके लिए उन्होंने जो नीति अपनाई, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, उनसे यहाँ जबरदस्त असंतोष फैला। और इसी असंतोष में कहीं ना कहीं पैन इंडियन नेशनलिज्म, अखिल भारतीय राष्ट्रवाद के विचार को जन्म दिया। कई थी, जैसे न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम, नई भू राजस्व प्रणाली जिसने किसानों की कमर तोड़ दी। फिर कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब किसानों को खाने की फसल की जगह नकदी फसलें उगाने पर मजबूर करना। और वो ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत, हाँ, भारत का पैसा ब्रिटेन जा रहा था। और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, अनौद्योगीकरण, जिससे यहाँ के कारीगर और उद्योग तबाह हो गए। इन सब का सबसे बुरा असर किसानों और आदिवासियों पर पड़ा। तो क्या लोगों ने विरोध नहीं किया? बिल्कुल किया। 18वीं और 19वीं सदी में लगभग 100 बड़े छोटे विद्रोह हुए। 1760 के सन्यासी एंड फकीर रिबेलियंस से लेकर 1850s के संथाल रिबेलियन तक। ये विद्रोह शायद सेंट्रली ऑर्गेनाइज नहीं थे, लेकिन इन्होंने ब्रिटिश शासन के प्रति आम भारतीयों की भावनाओं को दिखाया। एक एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट, अंग्रेज विरोधी भावना धीरे धीरे पनप रही थी। और फिर आया 1857। हाँ, जिसे सिर्फ सिपॉय म्यूटिनी कहना गलत है। ये विभिन्न वर्गों का गुस्सा था। राजकुमार, सैनिक, किसान, कारीगर सब शामिल थे।
सैनिकों ने शुरू किया, लेकिन ये जल्द ही एक सिविल रिबेलियन, एक नागरिक विद्रोह बन गया। हालांकि इसे दबा दिया गया। हाँ, अंग्रेजों ने इसे बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन इसने एक शक्तिशाली राष्ट्रवादी भावना, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट पैदा की। विद्रोहियों के साहस और बलिदान की कहानियां वो देशभक्ति, पेट्रियटिज्म की प्रेरणा बनी। लोगों के जहन में वो चीजें रह गईं। तो 1857 के बाद भी प्रतिरोध जारी रहा। बिल्कुल, जैसे बंगाल में 1859-60 में इंडिगो कल्टीवेटर्स रेजिस्टेंस, नील किसानों का प्रतिरोध हुआ। ये यूरोपियन प्लांटर्स, यूरोपीय बागान मालिकों की ज्यादतियों के खिलाफ था। इसी पर वो मशहूर नाटक है ना, नील दर्पण। हाँ, दीनबंधु मित्रा का। इसमें दिखाया गया है कि कैसे किसानों पर जबरदस्ती नील की खेती थोपी जाती थी, उनसे वसूली होती थी, उन्हें मारा पीटा जाता था। प्रशासन भी बागान मालिकों का ही साथ देता था। और ये सब जुड़ा हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की लूट और 1770 के बंगाल के भयानक अकाल से भी, है ना, जहां लाखों लोग मारे गए थे। जी हाँ, वो भयावह दौर था। भूखमरी, मौतें, और दूसरी तरफ कंपनी के अफसर अपनी जेबें भर रहे थे। इसी तरह पूर्वी बंगाल में भी अग्रेरियन अनरेस्ट, कृषि अशांति थी। बहुत ज्यादा लगान, जबरदस्ती खेती करवाना, फसलें और मवेशी जब्त कर लेना। और किसानों ने क्या किया? उन्होंने भी संगठित होने की कोशिश की। जैसे 1873 में पाबना एग्रेरियन लीग बनी। किसानों ने जमींदारों को लगान देना बंद कर दिया। अच्छा, तो सरकार पर कुछ असर हुआ? हाँ, किसान असंतोष इतना बढ़ा कि सरकार को 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट, बंगाल काश्तकारी अधिनियम पास करना पड़ा। और इस समय बंकिम चंद्र चटर्जी, आरसी दत्त, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जैसे बुद्धिजीवी भी किसानों के लिए सहानुभूति दिखा रहे थे। और दक्कन में भी कुछ हुआ था, डेक्कन रायोट्स। हाँ, 1875 में महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, शोलापुर, सतारा जिलों में यहाँ किसानों ने साहूकारों, मनी लेंडर्स का सोशल बॉयकॉट, सामाजिक बहिष्कार किया। बाद में ये कृषि दंगों में बदल गया। और इसका नतीजा? इसका नतीजा था 1879 का दक्कन एग्रीकल्चरलिस्ट रिलीफ एक्ट, दक्कन कृषक राहत अधिनियम। ये भी किसान प्रतिरोध का ही परिणाम था। तो इस पूरे सेक्शन 5.2 का सार क्या है? सार ये है कि इन किसान आंदोलनों ने, भले ही उनमें संगठित नेतृत्व या एक निश्चित विचारधारा की कमी रही हो, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ पब्लिक ओपिनियन जनमत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो नया पढ़ा लिखा वर्ग उभर रहा था, इंडियन इंटेलिजेंसिया, वो किसानों की दुर्दशा से प्रभावित हुआ। उनके लेखों में, उनकी बातों में ये चिंता झलकने लगी। तो इन विद्रोहों ने एक तरह से जमीन तैयार की नई राजनीतिक चेतना के लिए। बिल्कुल, न्यू पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के विकास के लिए ये बहुत जरूरी था। और इसी चेतना का अगला पड़ाव था इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, बौद्धिक जागृति, जो हमारा सेक्शन 5.3 है। हाँ, इसमें वेस्टर्न एजुकेशन के प्रभाव की बात है। कलकत्ता में 1817 में हिंदू कॉलेज खुला। जी, जहां उच्च जाति के हिंदुओं को अंग्रेजी और पश्चिमी विज्ञान सीखने का मौका मिला। फिर 1835 यानी 1835 में फारसी की जगह अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। अंग्रेजी सीखना मतलब सत्ता की चाबी हासिल करना माना जाने लगा। इसमें लॉर्ड मैकाले का भी बड़ा रोल था ना, उनकी शिक्षा पर रिपोर्ट। हाँ, मैकाले चाहते थे कि भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा दी जाए। हालांकि इस पर बहस होती है कि क्या उनका मकसद सिर्फ ऐसे भारतीय तैयार करना था जो रंग रूप में भारतीय हों पर सोच और भाषा में अंग्रेज, जो सिर्फ रूलर्स लैंग्वेज बोल सके। एक आलोचना है ये। बिल्कुल। फिर आया 1854 का सर चार्ल्स वुड्स डिस्पैच। ये औपनिवेशिक शिक्षा नीति का एक तरह से ब्लूप्रिंट था। इसी के आधार पर 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में भारत की पहली 3 यूनिवर्सिटी स्थापित हुईं। लेकिन इस नई शिक्षा से जो भारतीय निकले, क्या वो खुश थे? शुरुआत में शायद उम्मीदें थीं, लेकिन जल्दी मोह भंग हुआ, डिसइल्यूजनमेंट। शिक्षा से सरकारी नौकरियों के दरवाजे तो खुले, लेकिन कविटेड एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, जो ऊंचे पद थे, उन तक पहुंच बहुत सीमित थी। भारतीयों के लिए वो बंद ही थे लगभग। और इससे फ्रस्ट्रेशन पैदा हुई होगी। हाँ, बिल्कुल। भारतीय एलिट्स, अभिजात वर्ग के बीच भी सत्ता और संसाधनों के लिए कंपटीशन था। लिमिटेड रोजगार के अवसर फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रहे थे। कुछ लोग तर्क देते हैं कि यही फ्रस्ट्रेशन बाद में एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स, ब्रिटिश विरोधी भावनाओं से जुड़ गया।
हालांकि ये बहस का मुद्दा है कि क्या सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही राष्ट्रवाद का कारण थी। तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इन पढ़े लिखे भारतीयों के रवैये में क्या बदलाव आया? शुरुआत में कई लोग ब्रिटिश शासन के कुछ लाभकारी पहलुओं की प्रशंसा करते थे, जैसे कानून का राज, नई शिक्षा आदि। लेकिन धीरे धीरे उन्हें शासन की एक्सप्लॉयटेटिव नेचर, शोषक प्रकृति और आम जनता की बिगड़ती हालत का एहसास होने लगा। और अंग्रेजों का व्यवहार भी? हाँ, उनका रेसिस्ट एरोगेंस, नस्लीय अहंकार और भारतीयों को समान अधिकार न देना, डिनायल ऑफ इक्वल राइट्स, इसने पढ़े लिखे भारतीयों को और दूर कर दिया। उनमें ये भावना मजबूत हुई कि हम सब भारतीय हैं, एक इंडियन नेशन है और हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। इसमें पश्चिमी विचारों का क्या रोल था? पश्चिम के लिबरल, डेमोक्रेटिक, इगैलिटेरियन, समतावादी विचारों ने भी इन भारतीयों को प्रभावित किया। उन्होंने इन्हीं विचारों के आधार पर ब्रिटिश शासन की आलोचना शुरू कर दी। साथ ही उन्होंने अपनी भारतीय सभ्यता की ओर भी देखा, उसकी यूनिक पावर ऑफ असिमिलेशन, उसकी अद्वितीय आत्मसात करने की शक्ति को फिर से खोजा। और फिर वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस यानी देशी भाषाओं में भी काफी कुछ लिखा जाने लगा। हाँ, 1860s के बाद पैम्फलेट्स और उपन्यासों की बाढ़ सी आ गई। इनमें भारत के गौरवशाली अतीत, गोल्डन पास्ट को याद किया गया, खासकर मुस्लिम आक्रमणों से पहले के समय को। लेखकों ने यह दिखाने की कोशिश की कि भारतीय परंपरा में लोकतांत्रिक एकीकृत मूल्य हमेशा से रहे हैं, जो ब्रिटिश शासन की ऑथोरिटेरियन, सत्तावादी और इंडिविजुअलिस्टिक, व्यक्तिवादी सोच के विपरीत हैं। इतिहासकार जॉन आर मैक्लेन ने इस पर कुछ कहा है। हाँ, मैक्लेन कहते हैं कि शिक्षा, प्रेस, यूरोपीय नस्लवाद और आर्थिक उत्पीड़न, इन सब ने मिलकर एक नई राजनीतिक चेतना जगाई, खासकर बंगाल में 1857 के विद्रोह और 1859-60 के नील किसान अशांति के बाद। और इसमें वर्नाक्युलर प्रेस की भूमिका तो बहुत अहम रही होगी। ओह, एब्सोल्युटली। सेक्शन 5.3 में रेवरेंड जेम्स लॉन्ग की गवाही का जिक्र है, जो उन्होंने 1860 में इंडिगो कमीशन के सामने दी थी। ये बहुत दिलचस्प है। क्या कहा था उन्होंने? लॉन्ग ने बताया कि देशी प्रेस ही नेटिव ओपिनियन यानी भारतीय जनमत का असली आईना है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय समुदाय इसकी चेतावनियों को नजरअंदाज करता रहा। दिल्ली, आगरा, लखनऊ जैसे शहरों में देशी प्रेस बहुत सक्रिय था और जनता पर उसका गहरा असर था। और ये अखबार दूर दराज तक कैसे पहुंचते थे? लॉन्ग ने बताया कि बंगाली अखबार जैसे भास्कर या प्रभाकर पंजाब तक पहुंचते थे। बनारस में बंगाली टोला का उदाहरण दिया, जहां बंगाली अखबार आते थे। इन अखबारों के अपने मुफस्सिल करेस्पॉन्डेंट्स यानी ग्रामीण संवाददाता होते थे। ये अंग्रेजी अखबारों के लेखों का अनुवाद भी छापते थे। इससे आम लोगों को राजनीतिक आंदोलनों की जानकारी मिल रही थी। किन मुद्दों पर लिखते थे ये अखबार? अदालतों के अमले मतलब एजेंट्स, पुलिस की हालत, मजिस्ट्रेटों के चरित्र, इन सब पर तीखी आलोचना होती थी। भास्कर में अदालतों के भ्रष्टाचार पर व्यंग्यात्मक लेख छपते थे। और एक अखबार कितने लोग पढ़ते थे? लॉन्ग का अंदाजा था कि एक कॉपी को कम से कम 5 से 10 लोग पढ़ते थे। और फिर जानकारी मौखिक रूप से ओरली कम्युनिकेटेड बहुत बड़े इलाके में फैल जाती थी। अच्छा। रात में किसी एक व्यक्ति द्वारा पूरे समूह को अखबार पढ़कर सुनाने की प्रथा थी। अच्छा, और वो कथक्स का भी जिक्र है? हाँ, कथक यानी कहानी सुनाने वाले। ये लोग मौखिक सूचना प्रसारण का एक तरह से पेशा करते थे। हाँ। लॉन्ग ने 300 पुरुषों और 100 से ज्यादा महिलाओं के एक समूह का उदाहरण दिया, जिन्हें एक कथक राजनीतिक घटनाओं के बारे में बता रहा था। मतलब ओरल कम्युनिकेशन बहुत पावरफुल था। बहुत ज्यादा। हाँ। लॉन्ग ने यह भी बताया कि पॉपुलर सॉन्ग्स, लोकगीतों में भी राजनीति घुस गई थी। जब नील बागान मालिकों को मानद मजिस्ट्रेट बनाया गया तो इस पर तीखे लोकगीत बने। तो लॉन्ग की गवाही का महत्व क्या है? ये दिखाता है कि देशी प्रेस ने कैसे नील किसानों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैलाई। पढ़े लिखे भारतीयों की चिंता और ब्रिटिश शासन की आलोचना ने कैसे जनमत तैयार किया और मौखिक संचार की ताकत कितनी थी। तो इस इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग का नतीजा हुआ नई राजनीतिक चेतना और फिर राजनीतिक संघों का गठन, जो हमें सेक्शन 5.4 पर ले जाता है। प्रोविंशियल पॉलिटिकल एसोसिएशंस, प्रांतीय राजनीतिक संघ। तो इनका उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के सामने भारतीयों की मांगे रखना। ये नई राजनीतिक चेतना की एक संगठित अभिव्यक्ति थी। इसमें बुद्धिजीवियों की भूमिका अहम थी। लेकिन क्या ये शुरू से ही ब्रिटिश राज के खिलाफ थे?
नहीं, शुरुआत में उन्होंने ब्रिटिश शासन की लेजिटिमेसी, उसकी वैधता पर सवाल नहीं उठाया। लेकिन 1870 के दशक तक आते आते, खासकर भयानक अकालों के बाद, उनका विश्वास हिल गया। दादा भाई नौरोजी और रमेश चंद्र दत्त जैसे लोगों ने आर्थिक शोषण, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की बहुत तीखी आलोचना की। इन संघों की स्थापना का कोई खास संदर्भ था? हाँ, एक मौका था 1853 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण होना था। भारतीय नेताओं को लगा कि ये अपनी मांगे रखने का सही समय है। तो कौन कौन से प्रमुख संघ बने? शुरुआत बंगाल से करते हैं। बंगाल में पहले लैंड होल्डर्स सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जैसे संगठन थे। फिर 1851 में बनी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जमींदारों ने बनाया था। इनका मकसद था याचिकाएं भेजकर भारतीयों के हित साधना, सरकारी पदों में ज्यादा हिस्सेदारी मांगना। इसमें जमींदार और नए बुद्धिजीवी दोनों थे। लेकिन शायद ये काफी नहीं था। हाँ, कुछ युवा पढ़े लिखे लोगों को लगा कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का नजरिया बहुत सीमित है, ज्यादातर जमींदारों के हितों तक। तो उन्होंने बनाई इंडियन लीग। इसका मकसद था जनाधार बढ़ाना, राजनीतिक शिक्षा देना, राष्ट्रीय एकता बनाना। और फिर आई इंडियन एसोसिएशन। बिल्कुल। 1876 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी द्वारा स्थापित ये शायद उस दौर की सबसे प्रसिद्ध और सक्रिय एसोसिएशन थी। इनकी मांगें ज्यादा व्यापक थीं। जैसे इंडियन सिविल सर्विस को भारतीयों के लिए खोलना, अलग अलग मुद्दों पर जनमत तैयार करना, नगर पालिकाओं में चुने हुए भारतीय प्रतिनिधि लाना, और हाँ, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1887 का कड़ा विरोध करना। याद रखिएगा, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। ठीक है, अब बॉम्बे की बात करें। बॉम्बे में 1852 में बनी बॉम्बे एसोसिएशन। इसका भी मकसद ब्रिटिश संसद से अपील करना था कि भारतीयों के हितों की रक्षा हो। फिर 1885 में बनी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और काशीनाथ तेलांग जैसे दिग्गजों ने स्थापित किया। ये स्थानीय शिकायतें उठाते थे, सरकार से सुधारों की मांग करते थे। और मद्रास में भी 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन बनी, वही ब्रिटिश संसद से अपील करने के उद्देश्य से। फिर 1884 में आई मद्रास महाजना सभा। इसे पी आनंदाचार्लू और अन्य लोगों ने बनाया। ये स्थानीय समस्याओं पर सरकार का ध्यान खींचते थे। पूना का भी जिक्र है, पूना सार्वजनिक सभा। हाँ, 1870 में बनी पूना सार्वजनिक सभा। इसे नए बुद्धिजीवियों ने स्थापित किया था। ये राजनीतिक चिंताओं को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण मंच बनी। एमजी रानडे इसके पीछे के मार्गदर्शक शक्ति थे। इनकी मांगे क्या थी? ये संसद में भारतीय प्रतिनिधित्व चाहते थे। इन्होंने भी वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878 का खुलकर विरोध किया। दिलचस्प बात यह है कि ये सभा कृषि समस्याओं में भी रुचि लेती थी और विवादों को सुलझाने में मदद करती थी। इन सभी संघों के बारे में इतिहासकार अनिल सील ने क्या कहा है? सील ने इनके महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि ये परिवार, जाति, धर्म या स्थान के बंधनों से परे पूरे उपमहाद्वीप में सामाजिक और राजनीतिक क्रांति का पहला स्पष्ट संकेत थे। तो इन संघों का कुल मिलाकर क्या महत्व था? देखिए, हो सकता है इनका सामाजिक आधार सीमित रहा हो, इनके उद्देश्य भी बहुत क्रांतिकारी ना हो, लेकिन ये राजनीतिक जागृति की प्रक्रिया की शुरुआत थे। इन्होंने राजनीतिक गतिविधि को गति दी। सबसे बड़ी बात, इन्होंने भारतीयों को आत्मविश्वास दिया कि वो शक्तिशाली ब्रिटिश शासकों के खिलाफ राजनीतिक विरोध संगठित कर सकते हैं। तो ये सब जब हो रहा था तो ब्रिटिश शासक चुप तो नहीं बैठे होंगे? बिल्कुल। सेक्शन 5.5 इसी पर है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, ब्रिटिश प्रशासनिक उपाय। बिल्कुल। 1857 का विद्रोह, किसान और आदिवासी विद्रोह, भारतीयों में ये नई राजनीतिक चेतना, इन सब ने ब्रिटिश शासकों को सोचने पर मजबूर किया। उन्हें लगा कि इस एंटी इंपीरियलिस्ट राय को रोकने के लिए कुछ करना होगा, प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करना होगा। इसमें इंडियन प्रेस का क्या रोल था? 1860 से 1885 के बीच भारतीय प्रेस अंग्रेजी और देशी भाषाओं दोनों में बहुत मुखर हो गया था। अखबार जैसे बंगाली, अमृता बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा, इंदु प्रकाश, वॉइस ऑफ इंडिया, हिंदू, ट्रिब्यून, ये सब लोगों को शिक्षित कर रहे थे, महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे थे, आम लोगों तक राजनीतिक अधिकारों के विचार पहुंचा रहे थे। किन मुद्दों पर लिख रहे थे? नस्लीय भेदभाव, भारतीयों के साथ अन्याय, आर्थिक शोषण,
ये अखबार तर्क दे रहे थे कि ब्रिटिश शासन ने भारत को आर्थिक और बौद्धिक रूप से ब्रिटेन का गुलाम बना दिया है। तो सरकार ने क्या किया इस प्रेस को रोकने के लिए? लॉर्ड लिटन ने कुछ कठोर कदम उठाए। सबसे कुख्यात था 1878 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। दोबारा सुनिए, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। इसका सीधा मकसद था भारतीय भाषाओं के प्रेस द्वारा साम्राज्यवाद विरोधी प्रचार पर रोक लगाना। इसकी प्रतिक्रिया तो तीखी हुई होगी। जबरदस्त। इसी साल 1878 में आर्म्स एक्ट भी आया। इसमें भारतीयों के लिए हथियार रखने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया, जबकि यूरोपियन लोगों को इससे छूट थी। ये खुला भेदभाव था, ओपन डिस्क्रिमिनेशन, जिसने भारतीय जनमत को और भड़का दिया। लेकिन फिर लॉर्ड रिपन आए, जिन्हें कुछ उदार माना जाता है। हाँ, रिपन ने आते ही वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। उन्होंने पढ़े लिखे भारतीयों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन आर्म्स एक्ट में कोई बदलाव नहीं किया। और इल्बर्ट बिल का विवाद, वो क्या था? ये 1883-84 की बात है। रिपन की सरकार एक बिल लाई, इल्बर्ट बिल, जिसमें भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपियन लोगों पर मुकदमा चलाने का अधिकार दिया जाना था। अभी तक ये अधिकार सिर्फ यूरोपियन जजों को था। तो इसमें क्या दिक्कत थी? भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने इसका जबरदस्त नस्लवादी विरोध किया, हंगामा खड़ा कर दिया। उनका कहना था कि काले जज गोरों पर मुकदमा कैसे चला सकते हैं। सरकार पर इतना दबाव पड़ा कि बिल में संशोधन करना पड़ा। क्या संशोधन हुआ? ये तय हुआ कि अगर कोई यूरोपीय चाहे तो जूरी द्वारा सुनवाई की मांग कर सकता है, और उस जूरी में कम से कम आधे सदस्य यूरोपीय होंगे। मतलब यूरोपीय लोगों को शांत करने के लिए बिल को कमजोर कर दिया गया। इसका भारतीयों पर क्या असर हुआ? भारतीयों के लिए ये एक आंखें खोलने वाला अनुभव था। उन्हें ब्रिटिश शासन का असली नस्ल भेदी चरित्र साफ दिख गया। जॉन आर मैक्लेन ने लिखा है कि इस विवाद ने उस नस्लवाद को उजागर कर दिया जो आमतौर पर छिपा रहता था। भारतीयों ने महसूस किया कि राजनीतिक सुधारों के मामले में ब्रिटिश कितने ज्यादा खिलाफ हैं। रिपन ने आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा की आयु सीमा बढ़ाने की भी कोशिश की थी। हाँ, वो चाहते थे कि भारतीयों के लिए परीक्षा देना आसान हो, लेकिन उनके अपने सलाहकारों ने ही विरोध किया। तो रिपन ने उम्मीदें तो जगाईं, लेकिन पूरी नहीं कर सके। उनके बाद लॉर्ड डफरिन आए, जो ज्यादा सतर्क थे। तो अब इन सारे प्रशासनिक उपायों का कुल मिलाकर असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि सीमित रोजगार के अवसर और सरकार के दमनकारी कदम, इन दोनों ने मिलकर भारतीयों को और ज्यादा राजनीतिक लामबंदी की ओर धकेल दिया। उन्हें लगा कि अपनी आवाज सुनाने के लिए और संगठित होना पड़ेगा। उस समय की एक रिपोर्ट का भी जिक्र है। हाँ, अनिल सील ने एक समकालीन रिपोर्ट का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि पिछले 20 सालों में राष्ट्रीयता की भावना, फीलिंग ऑफ नेशनैलिटी, बहुत तेजी से बढ़ी है। प्रेस अब पूरे देश की जनता से बात करने में सक्षम है। रिपोर्ट कहती है कि अब अंग्रेज शासक अलग अलग प्रांतों से नहीं, बल्कि 200 मिलियन लोगों की सहानुभूति और आपसी संपर्क से एकजुट आबादी का सामना कर रहे थे, जिसे उन्होंने खुद ही बनाया और बढ़ावा दिया था। इसे दिन का महान राजनीतिक तथ्य, ग्रेट पॉलिटिकल फैक्ट ऑफ द डे कहा गया। वाह, मतलब अंग्रेजों के कदम उल्टे पड़ रहे थे। बिल्कुल। 1870 और 1880 के दशक में नियंत्रण मजबूत करने के जो उपाय किए गए, उन्होंने असल में भारतीयों की राजनीतिक आकांक्षाओं, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस की आग को और भड़का दिया। और इसी पृष्ठभूमि में स्थापना होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1885 में, सेक्शन 5.6। एग्जैक्टली, जो प्रांतीय स्तर पर कोशिशें चल रही थीं, संघ बन रहे थे, जनमत संगठित हो रहा था, उन सब का कल्मिनेट होना था एक राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर। इसमें एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की भूमिका काफी मानी जाती है, एक रिटायर्ड आईसीएस अफसर। हाँ, ह्यूम एक प्रमुख शक्ति थे, जिन्होंने पढ़े लिखे भारतीयों को एक राष्ट्रीय राजनीतिक संघ बनाने के लिए प्रेरित किया। उनका उद्देश्य था कि पढ़े लिखे भारतीयों का एक अखिल भारतीय प्रतिनिधि निकाय बने, जो उनके मुद्दों को उठा सके। हालांकि ह्यूम की भूमिका पर इतिहासकारों में मतभेद हैं, जिस पर हम आगे बात करेंगे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी तो कुछ ऐसा ही कर रहे थे अपनी इंडियन एसोसिएशन के जरिए। हाँ, वो भी अपनी एसोसिएशन को एक अखिल भारतीय सम्मेलन के जरिए बड़ा मंच देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ह्यूम की पहल ज्यादा कामयाब रही और आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ। कहाँ और कब हुआ पहला अधिवेशन? दिसंबर 1885 में, बॉम्बे में। इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। ये ज्यादातर पढ़े लिखे वर्ग से थे, बड़े शहरों से आए थे। पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, जो एक बंगाली वकील थे। और कांग्रेस काम कैसे करती थी? हर साल अलग अलग शहर में एनुअल कॉन्फ्रेंस होता था।
इसमें पढ़े लिखे अभिजात वर्ग के हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती थी। तो क्या ह्यूम अकेले ही इसके निर्माता थे? जैसा मैंने कहा, इस पर बहस है। सच तो ये है कि 1880 के दशक की शुरुआत तक एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि निकाय का विचार पढ़े लिखे भारतीयों के बीच काफी फैल चुका था। ह्यूम ने बस उसे साकार करने में मदद की। शुरुआती कांग्रेस की मांगे क्या थी? इनिशियल डिमांड्स मांगे काफी नरम थीं, जैसे केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सुधार, भारतीयों को ज्यादा शक्तियां देना, प्रशासन का भारतीयकरण, जुडिशियल रिफॉर्म और युद्ध पर खर्च कम करना। इन मांगों में आम जनता के मुद्दे कम लगते हैं, मैस अपील कम थी। हाँ, शुरुआती दौर में ऐसा ही था। उनकी रणनीति, टैक्टिक्स भी सीधी राजनीतिक लड़ाई, डायरेक्ट पॉलिटिकल एजिटेशन की नहीं थी। उनका ध्यान याचिकाओं, पिटिशंस, भाषणों, स्पीचेस और लेखों, आर्टिकल्स पर था, ताकि इंग्लैंड में बैठे उदारवादी लोगों, इंग्लिश लिबरल ओपिनियन को प्रभावित किया जा सके और भारत में सुधार लागू करवाए जा सके। दादा भाई नौरोजी ने इस बारे में कुछ कहा था। हाँ, उन्होंने कहा था, हम निश्चित राजनीतिक सुधारों को प्राप्त करने के लिए सतर्क और रूढ़िवादी तर्ज पर आगे बढ़ रहे हैं। और पहले अध्यक्ष डब्ल्यूसी बैनर्जी ने कांग्रेस के उद्देश्य क्या बताए थे? बनर्जी ने कहा था कि कांग्रेस का उद्देश्य है देश के सभी प्रेमियों के बीच हर तरह के नस्ल, पंथ या प्रांतीय पूर्वाग्रहों को खत्म करना और देश के काम में लगे सभी गंभीर कार्यकर्ताओं के बीच व्यक्तिगत मेलजोल और दोस्ती को बढ़ावा देना। मतलब वो एक राष्ट्रीय एकता बनाने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल। शुरुआती कांग्रेस नेता शायद तत्काल कोई बड़ी कट्टरपंथी कार्रवाई नहीं चाहते थे। उनका मकसद था राष्ट्रीय स्तर पर एक लोकतांत्रिक आंदोलन, डेमोक्रेटिक मूवमेंट की नींव तैयार करना। तो कांग्रेस की स्थापना का महत्व क्या था? महत्व ये था कि इसने भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए अपना एक मंच दे दिया, एक अखिल भारतीय मंच। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, सेक्शन 5.7 इंटरप्रिटेशंस ऑफ हिस्टोरियंस, इतिहासकारों की व्याख्याएं। कांग्रेस की स्थापना को इतिहासकार कैसे देखते हैं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्य तौर पर तो सब मानते हैं कि आईएनसी की स्थापना भारत में संगठित राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति थी, एक राष्ट्रीय राजनीतिक समुदाय की शुरुआत थी। लेकिन इसकी प्रकृति और उत्पत्ति को लेकर अलग-अलग विचार हैं। जैसे कि अनिल सील का क्या कहना है? अनिल सील का तर्क है कि अलग-अलग प्रांतों में प्रगति का स्तर अलग-अलग था। कांग्रेस सदस्यों की सामाजिक पृष्ठभूमि भी अलग थी, उनके हित भी अलग थे। इसलिए कांग्रेस के लिए कोई एक सामान्य उद्देश्य या राष्ट्रीय लक्ष्य रखना बहुत मुश्किल था। और ह्यूम की भूमिका पर वो क्या कहते हैं? सील मानते हैं कि राष्ट्रीय प्रतिनिधि निकाय का विचार तो पहले से हवा में था। कई कोशिशें हो चुकी थीं। 1885 की कांग्रेस उन्हीं में से एक थी। ह्यूम अकेले इसके निर्माता नहीं थे। हाँ, उनका हाथ जरूर था। सील के अनुसार ह्यूम भारतीय राय के एक तरह से उपसंपादक और भारतीय कार्यवाही के एजेंट के रूप में उपयोगी थे। कांग्रेस वो प्रयोग था जो कुछ हद तक संयोगवश, एक्सीडेंटल रीजंस जिंदा रह गया। तो सील का मानना है कि राष्ट्रवाद ऊपर से थोपा गया था और स्थानीय हितों से प्रेरित था। हाँ, कुछ ऐसा ही। इसी तरह सीए बेली का भी तर्क है। वो कहते हैं कि कई स्थानीय नेताओं के लिए कांग्रेस एक सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन, एक गौण संगठन था। वो इससे इसलिए जुड़े ताकि क्षेत्रीय और अखिल भारतीय ढांचे के भीतर अपने ज्यादा सीमित स्थानीय और वर्गीय उद्देश्यों को साध सकें। तो बेली भी स्थानीय हितों पर ज्यादा जोर देते हैं। हाँ, बेली राष्ट्रवादी राजनीति की उत्पत्ति में क्षेत्रीय विविधता और स्थानीय हितों पर जोर देते हैं और बुद्धिजीवियों के वैचारिक विचारों के महत्व को कम आंकते हैं। लेकिन क्या सभी इतिहासकार ऐसा ही मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जॉन आर मैक्लेन जैसे इतिहासकार सील और बेली के तर्कों से सहमत नहीं है। मैक्लेन मानते हैं कि ये दोनों कांग्रेस के सामान्य उद्देश्यों और विचारधारा को कम आंकते हैं। मैक्लेन का क्या तर्क है? मैक्लेन का तर्क है कि कांग्रेस नेताओं में एक साझा राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, एक नेशनलिस्ट विजन था। वो मानते थे कि स्वयं, परिवार और जाति के हितों को एक भारतीय राष्ट्र के हितों के अधीन करना होगा। उनका मानना था कि भारतीयों के मौलिक आर्थिक और राजनीतिक हित एक जैसे हैं, वो ब्रिटेन के हितों के साथ टकराव में है और भारत और उसके विदेशी शासकों के बीच संबंधों को फिर से बनाने से ही सभी भारतीयों का भला हो सकता है। तो मैक्लेन के अनुसार कांग्रेस नेता इस विजन को एक ठोस राजनीतिक रणनीति में बदलने का तरीका ढूंढ रहे थे। एग्जैक्टली। मैक्लेन कहते हैं कि ये विजन शक्तिशाली था, ईमानदारी से अपनाया गया था और व्यापक रूप से साझा किया गया था। और बिपिन चंद्रा और उनके साथी इतिहासकारों का क्या मत है?
बिपिन चंद्र और अन्य इतिहासकार मानते हैं कि भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने शुरू से ही भारतीय लोगों और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के बीच हितों के बुनियादी टकराव को समझा था। उनके अनुसार कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन ने एक स्पष्ट उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा, एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी विकसित की। तो उनके अनुसार राष्ट्रवाद नीचे से ऊपर आया? हाँ, वो मानते हैं कि उपनिवेशवाद के खिलाफ आम संघर्ष ने राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया। बुद्धिजीवियों ने जनता की जो अंतर्निहित सहज नवजात उपनिवेशवाद विरोधी चेतना थी उसे जगाने में मदद की। उनके लिए कांग्रेस की स्थापना उस राजनीतिक जागृति की प्रक्रिया की परिणति थी जो 1860 और 1870 के दशक में शुरू हुई थी और 1870 के दशक के अंत और 1880 की शुरुआत में जिसने एक बड़ी छलांग लगाई थी। तो मतलब इतिहासकारों में काफी मतभेद हैं। हाँ, इतिहासकार अपनी वैचारिक सोच के आधार पर व्याख्या करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय स्तर पर जो राजनीतिक चेतना बढ़ रही थी उसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैनर तले एक साझा राजनीतिक मंच में बदलना इसे राष्ट्रीय स्तर पर संगठित राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत माना जा सकता है। तो कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन की आलोचनाओं के लिए एक मंच प्रदान किया। बिल्कुल। भले ही शुरुआती सालों में इसकी सदस्यता पढ़े लिखे मध्यम वर्ग तक सीमित थी, लेकिन इसकी उपस्थिति दूसरों ने महसूस की, खासकर इसके आर्थिक और राजनीतिक एजेंडे के कारण। तो अब आते हैं सेक्शन 5.8 समरी सारांश पर। एक बार मुख्य बातें दोहरा लेते हैं। हाँ, तो हमने देखा कि कैसे ब्रिटिश शासन ने ही अनजाने में नई राजनीतिक चेतना, राष्ट्रवाद और राजनीतिक अधिकारों के विचार को जन्म दिया। उनका शोषण, उनका नस्लवादी रवैया, इसने भारतीयों को विदेशी शासन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। इसमें पश्चिमी शिक्षा पाए बुद्धिजीवियों ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने शोषण के चरित्र को उजागर किया, जनमत को संगठित किया। फिर अलग अलग प्रांतों में संघ बने, जिन्होंने आखिरकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए रास्ता तैयार किया। शुरुआती कांग्रेस नेताओं ने एक संगठित भारतीय राय बनाने की कोशिश की, भले ही उनका सामाजिक आधार संकीर्ण था और नजरिया सीमित। और इतिहासकारों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं इस पूरी प्रक्रिया पर। बिल्कुल। तो ये थी भारतीय राष्ट्रवाद की नींव की कहानी, जैसा कि MHI 08 यूनिट 5 में बताया गया है। अब सेक्शन 5.9 में कुछ एक्सरसाइजेज अभ्यास के लिए सवाल दिए गए हैं जिन पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। जैसे पहला, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में बुद्धिजीवियों की भूमिका क्या थी? What was the role of intellectuals? दूसरा, क्या ब्रिटिश प्रशासनिक उपायों को भारत में राष्ट्रवाद के उदय में एक महत्वपूर्ण कारक माना जा सकता है? Can British administrative measures be considered a significant factor? और तीसरा, भारत में राष्ट्रवाद की परिघटना पर विभिन्न इतिहासकारों के विचारों की चर्चा करें। Discuss the views of different historians. इन पर विचार जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब आज की चर्चा के की टेकअवेज, मुख्य निष्कर्ष पर आते हैं। पहला, 19वीं सदी के लोकप्रिय विद्रोहों और किसान आंदोलनों ने ब्रिटिश विरोधी भावना और राजनीतिक चेतना की नींव रखी। द लेगेसी ऑफ रिवॉल्ट्स लेड द फाउंडेशन। दूसरा, पश्चिमी शिक्षा और खासकर वर्नैक्युलर प्रेस, देशी प्रेस ने एक जागृत बुद्धिजीवी वर्ग, अवेकेंड इंटेलिजेंशिया, तैयार किया जिसने ब्रिटिश शोषण की आलोचना की। द रोल ऑफ एजुकेशन एंड प्रेस वाज क्रूशियल। तीसरा, प्रांतीय राजनीतिक संघ, प्रोविंशियल एसोसिएशंस, संगठित राजनीति के शुरुआती प्रयास थे जिन्होंने स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों को उठाया। अ राइज ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन। चौथा, ब्रिटिश प्रशासनिक उपाय, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, खासकर 1870 और 1880 के दशक के दमनकारी कानून, उन्होंने अनजाने में राष्ट्रवादी भावनाओं को और तीव्र कर दिया। देयर वाज अ काउंटर इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज। पांचवां, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में स्थापना एक अखिल भारतीय राजनीतिक मंच बनाने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था, भले ही इसकी शुरुआती मांगें और सामाजिक आधार सीमित थे। द फॉर्मेशन ऑफ INC वॉज अ माइलस्टोन। और छठा, राष्ट्रवाद की उत्पत्ति और कांग्रेस की स्थापना की व्याख्या इतिहासकारों ने अलग अलग तरीकों से की है, जो इसके बहुआयामी मल्टीफैसेटेड स्वरूप को दर्शाता है। देयर आर डाइवर्स हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस। ये थे मुख्य निष्कर्ष। और जाते जाते एक विचार, एक सवाल छोड़ जाते हैं आपके सोचने के लिए। ये जो शुरुआती राष्ट्रवाद था, जो मुख्य रूप से पढ़े लिखे अभिजात वर्ग, द एजुकेटेड एलीट द्वारा संचालित था,
वो आम जनता के संघर्षों और उनकी आकांक्षाओं को वास्तव में किस हद तक प्रतिबिंबित करता था? हाउ कनेक्टेड वॉज एलीट नेशनलिज्म टू द मासेस? ये सवाल आगे की कहानी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इस पर जरूर सोचिएगा। हमें उम्मीद है कि भारतीय राष्ट्रवाद की नींव पर हुई ये विस्तृत चर्चा आपके लिए, खासकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे साथियों के लिए, उपयोगी साबित होगी। ये सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि भारत के वर्तमान को समझने के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल। इस चर्चा को गहराई से समझने के लिए आप इसे दोबारा भी सुन सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल सुन लो यूपीएससी को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें। आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से अपना समर्थन भी हमें भेज सकते हैं। इससे हमें इस चैनल को लंबे समय तक आप तक ऐसे ही उपयोगी कंटेंट के साथ लाते रहने में मदद मिलेगी। इट हेल्प्स अस मेक द चैनल सस्टेनेबल फॉर द लॉन्ग टर्म। आज जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें, समझते रहें और सवाल करते रहें। धन्यवाद।